अभी तक नहीं आए। हज करने चले गए, अभी तक नहीं आए। हमारे लिए चॉकलेट लाते थे, मुशायरे साथ छोटा बेटा करके बुलाते थे, शहर सुनाते थे। मुशायरे में जाते थे, अब्बा पापा भी उनके साथ जाते थे। वो अभी तक आए ही नहीं। मुझे अब्बा की बहुत याद आती है। जब भी वो मुशायरे से आते थे तो अक्कू और मेरे लिए कभी कभी तो चॉकलेट लाते थे, और कभी कभी एक दिन तो वो एक कैट और मेरे लिए एक सॉफ्ट टॉय लाता, कैट और डॉग। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ कि चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, कभी आना हमारे पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है? ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है? रोशनी कम हो तो ये देखे कि छत पर कौन है। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨਤਾਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਫਨਕਾਰੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਨਕਾਰ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਜਨਾਬ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ तमाम गोशियां ਦੇ ਵਿੱਚ जाने जाते हैं राहत इंदौरी जिथे उर्दू की बस्ती वसती है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। और जब वो थे तो जब भी वो कोई नया शेर लिखते थे या लॉकडाउन में कुछ गाने लिखते थे तो मुझसे ही लिखवाते थे वो कभी कभी। और उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में गाने भी लिखे हैं, मिशन कश्मीर, करीब, मुन्ना भाई MBBS वगैरह बहुत सारी मूवीज़ में गाने लिखे हैं उन्होंने। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। दोस्तों जनाब राहत इंदौरी जो सी उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। सो मौत नूं मखौला करन वाला शायर जदों रेवोल्यूशन की गल आती है तो इनकलाबी हो निबड़दा है, जदों रोमांस की गल आती है तो उन्हां तो वड्डा रोमांटिक शायर देखण नूं नहीं मिलता। जदों रूहानी लिखते हैं तो रूहानी रंग दे विच रंगे जाते हैं। सो बहुत सारे उन्होंने फैंस ने, बहुत सारिया गज़लां ने, बहुत सारे शेयर लोगों को जुबानी याद ने। तुहानूं जान के खुशी होएगी कि असी जदों इंदौर दे विच हुण आ ही गए हाँ तो जनाब राहत इंदौरी दे घर ना हो के आईए तो शायद इंदौर फेरी, इंदौर यात्रा जिहड़ी है वो मुकम्मल ना होंदी।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ जनाब राहत इंदौरी दे सपुत्र दे नाल। साहब के इंतकाल के बाद उनके ज़्यादा विजुअल लोग देखने लगे, ज़्यादा लोग उन तक पहुंचने लगे, उनकी शायरी के नए नए मायने खुलने लगे। और राहत साहब की शायरी तब तक रिवेलेंट है जब तक दुनिया में समाज में गैर बराबरी है, और जब जब नाइंसाफ़ी है वहाँ राहत साहब का शेर अपने होने का एहसास कराएगा। और राहत साहब की गैबी रहनुमाई हमें मिलती रहती है उनके शेरों से, उनके जो वीडियो, जो उनके विजुअल हमारे पास यूट्यूब पे मौजूद हैं। रोज़ ही तकरीबन लाखों लोग उनको शेयर करते हैं, उनकी शायरी को फॉलो करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका मोबाइल मेरे पास है, सैकड़ों फ़ोन आते हैं, दर्जनों फ़ोन रोज़ आते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से लोगों के, जो राहत साहब के बारे में मुझसे पूछते हैं। ये पैंडमिक में बहुत से लोगों ने, सभी ने अपने अपने लोगों को खोया। हम लोगों के पास इस दौर में अपने लोगों को श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं है। किसी का इंतकाल होता है, हम 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं, उसके लिए एक आध कोई पोस्ट फेसबुक पे या यूट्यूब पे डाल दी जाती है। लेकिन राहत साहब के इंतकाल के बाद लगातार उनके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, उनके शेर को कोट किया जा रहा है, और रोज़ उनके विजुअल इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में है, और जाहिर सी बात है वो हमारे बीच हैं भी, क्योंकि उनकी शायरी हमेशा हमें एक रास्ता दिखाती रहेगी। जी दोस्तों, एक बारी जनाब राहत इंदौरी साहब एक किस्सा सुनाउण लगे। कहते मैं रात कोई मुशायरा पढ़िया तो अगले दिन एक अफसर आके मैनू कहन लग्या कि जनाब रात आपने मुशायरे में एक बात कही थी कि देश की सरकार चोर है। तो बोले हाँ, हमने कही थी कि देश की सरकार चोर है, लेकिन हमने ये कब कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, या फिर अमेरिका की सरकार चोर है? तो अफसर मुस्कुरा के बोले, कहने लगा, अच्छा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं है कि सरकार किस देश की चोर है। सो बड़े ही खूबसूरत तरीके दे नाल व्यंग कहण दा जो एक नज़ाकत सी वो जनाब राहत इंदौरी साहब जो ने उन्हां दे हिस्से आउंदी है। राहत साहब मौत को लेके बहुत रोमांटिक थे। वो उनके शेर आप पढ़ेंगे शुरू से लेके 70 से लेके अभी तक के, तो उनके शेरों में मौत को लेके बड़ा रोमांस था। जैसे कि ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया, या फिर ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। तो राहत साहब को मौत का इंतज़ार भी था। शायद इसकी वजह ये थी कि जो उनके पहले लोग जा चुके थे उनसे मिलने की तलब उनमें बहुत अंदर तक बैठी हुई थी, और वो दुनिया को सिर्फ़ इसलिए गुजार रहे थे कि सांसें अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी थी। तो वो मौत को लेके इतना कभी खौफज़दा रहे नहीं, और यही शायद वजह है जिसकी वजह से वो शायरी में इतने बेबाक थे, अपनी बात कह पाते थे। तो जिसको किसी का खौफ नहीं होता है खालिक के अलावा, खुदा के अलावा, वही ऐसी बातें कर पाता है, वही जुल्म से आंखें मिला पाता है, और वही मज़लूमों की आवाज़ उठा पाता है। तो ये उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा याली एक फीलिंग थी। बच्चों के खातिर मैं बिल्कुल इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को देखना, मेरे पोता पोती को देखना, मेरे नवासा नवासी, मेरी बेटी, मेरी बहुएं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मैं उनको खुश रखने के लिए मैं अपना दुख जाहिर नहीं करती हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से इनको मेरे से जो बन पा रहा है मैं सब इनके लिए कर रही हूँ। उनके जैसा तो मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कभी भी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। इनके नाना नानी के इनको जाने नहीं देते, उनके आने का टाइम होता था, उसके पहले मैं इनको बच्चों को बुला के रखती थी। अगर मान लो कभी कभार गई ये बच्चे नहीं मिल रहे, इतने नाराज़ होते थे कि मैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ मेरे बच्चों के खातिर भागा हुआ घर पे आता हूँ, और तुम उनको मेरे यहाँ नहीं दिखते हैं मुझे। तो उनको बहुत दुख होता था, इनको यहीं दिखना चाहते थे उनके घर में, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा, उनके बच्चों से, उनकी बहुओं से, उनके जमाई बेटी तो उनकी जान थी। और कहते थे हमेशा कि अगर मैं तब बीमार है तो मैं कभी मर जाऊँगा, लेकिन मैं मरना सिर्फ इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत रोएगी मेरे लिए, और मेरी बेटी मेरी जान है बिल्कुल।
उसके बच्चों को क्या चाहिए, क्या उनको बगैर कहे मालूम था कि मेरे नवासा नवासी को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, पहले से पहले हाजिर कर देते थे उनके लिए वो। और सारे रिश्तेदारों में उनके बहन भाई, बच्चे, भाइयों के बच्चे, पूरे ख़ानदान की बहनें, सबके लिए वो बहुत ज़्यादा वो रहते थे फ़िक्रमंद। सबको किसको क्या ज़रूरत है, किसी सबका बहुत ख्याल रखते थे, सबके रिश्ते बहुत निभाते थे वो सबके लिए। और बच्चों को भी बस ये कहते कि किसी से रिश्ते ख़त्म मत करना, सबके लिए तुम रिश्ते बिल्कुल बराबर रखना, हक अदा करना, जिसका जो फ़र्ज़ है वो करना। कहीं भी रहते थे, शादी में अगर वो शरीक नहीं होते तो बिल्कुल ताकीद करते थे कि बेटे जाएंगे, बहुएं जाएंगी, आप जाओगी। ऐसा नहीं हो कि हमने अपने घर से कोई वहाँ शरीक नहीं हो, कोई से भी प्रोग्राम है, किसी का छोटा सा छोटा प्रोग्राम भी होगा तो अगर वो यहाँ रहते शहर में तो ज़रूर जाते थे वो। ये उनका था, बस अपनापन बहुत ज़्यादा था उनमें। मुझे उनके बारे में बताने में इतना फील कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उनकी कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। पापा जब घर में रहते थे हमें ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे आम लोग अपने बहुओं के साथ रहते हैं, बिल्कुल हमें बेटियों की तरह रखते थे वो। कभी उन्होंने ऐसा नहीं लगा हमको कि हमारे ससुर हैं या ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ना हमें इस घर में आकर कभी ऐसा लगा कि हम कहीं, ऐसा लगता था हम हमारे घर में ही हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम ससुराल में हैं। और पापा ने हमें वो हिम्मत दी है और बच्चों को इस तरीके से हमारे प्यार और मोहब्बत दिया है कि हम तो कभी नहीं दे पाएंगे, और जो सिखाकर वो गए हैं हम शायद कभी हमारे बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। उनकी कमी हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी और आज भी हर कमरे में ऐसा लगता है कि पापा यहाँ बैठे हैं, पापा वहाँ बैठे हैं। पापा की पसंदीदा चीज़ें आज हम बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। जो उन्हें पसंद था, बाफले, दाल बाफले, गोश्त, ये तो अब हम बनाते हैं तो हमको उनकी इतनी याद आती है। बहुत ज़्यादा हम टूट गए और कैसे हम उनको अपने आप को संभाल रहे हैं। हमारी मम्मी ने हमें बहुत हिम्मत दे रखी है। मुशायरों में राज साहब की शोहरत 80s में हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो बड़े अपने मुशायरे के करियर की शुरुआत में ही काफ़ी मकबूल और मशहूर और मारूफ हो चुके थे। और फिर 90s में गुलशन कुमार ने राज साहब को पहली बार मुंबई बुलाया और अपने कुछ प्राइवेट एल्बम में उनसे गाने लिखवाए, उनकी गज़लों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक आशियाना नाम की मूवी थी, प्राइवेट एल्बम थी, जिसको पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने गाया था। उसमें राज साहब की गज़लें थी और उससे पहले जगजीत सिंह कई गज़लें उनकी गा चुके थे। इन सर्च, बियॉन्ड टाइम, सहर, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, या लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो दर्जनों गज़लें जगजीत सिंह साहब भी राज साहब की गा चुके थे। उसके बाद उनकी पहली फिल्म शायद 92 या 93 में आई, मैं उस वक्त 5th क्लास में था, सर, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे और पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री की ये पहली मूवी थी। उससे राज साहब ने फिल्मों में लिखना शुरू किया। उसके बाद लगातार उनका काम आता रहा, खुददार, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, या मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी का गाना, पास वो आने लगे ज़रा ज़रा, या घातक कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, दरार, याराना, मिशन कश्मीर, दी जेंटलमैन, ऐसी दर्जनों फिल्में राज साहब की आती गई। दिल आशना है, मुन्ना भाई MBBS आई, मिशन कश्मीर आई। राज साहब ने मैक्सिमम काम महेश भट्ट के साथ किया, अनु मलिक के साथ किया, AR रहमान के साथ उन्होंने मीनाक्षी मूवी की। ये MF हुसैन की मूवी थी। MF हुसैन ने गजगामनी के बाद इसको मूवी को बनाया था तब्बू के साथ। और उसके अलावा राज साहब ने राजकुमार हिरानी की मूवी में काम किया, काफ़ी लिखा। एक दिलचस्प बात यह है कि राज साहब ने एक फ़िल्म में काम भी किया था। एक फ़िल्म आई थी, NM गोरी ने बनाई थी, उसका नाम था दिलबर, 93 में। उसमें राज साहब ने एक छोटा सा रोल किया था कैदी का, जिसमें वो जेल में बंद होते हैं और फिर अपने शेर पढ़ते हैं। वो भी एक फ़िल्म थी, वो उसका नाम दिलबर था। उसके अलावा फिर लगातार राज साहब फिल्मों में लिखते रहे। उनका आखिरी गाना फिल्मों में था, वो था बेगम जान, जो शायद विनोद चोपड़ा की मूवी थी और उसमें विद्या बालन ने काम किया था। इसके अलावा बहुत दर्जनों मूवी रही राज साहब की। और कमाल की बात यह कि उनका काम और आ रहा है। राज साहब की कुछ गज़लें अभी भी फिल्मों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनका काम आपको फिल्मों में देखने को मिलेगा। उनकी हमें बहुत याद आती है। वो हमें बहू नहीं बेटी बनाकर लाए थे। वो हमेशा मुझे, जब से शादी हुई, मुझे इशरत बेटा कर कर ही बोलते थे। एक बार की बात मुझे याद है, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो रिक्शा से अकेले मुझे देखने के लिए आ गए थे। उनकी हमें बहुत कमी महसूस होती है। मैं जब भी इनको देखती हूँ मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि ये अक्सर रात को जब सोते हैं तो
पापा को देखकर ही सोते हैं और जब उठते हैं तो हमेशा इनकी आंखों में आंसू रहते हैं। और पापा और मम्मी को हमने हमेशा साथ में ही देखा, हमने कभी पापा मम्मी को अलग देखा ही नहीं था। लेकिन आज हम जब मम्मी को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि बहुत ज़्यादा हमेशा पापा मम्मी साथ में ही रहते थे और साथ में ही हर जगह जाते थे। अमेरिका गए थे, वहाँ से आने के बाद उनको सबसे ज़्यादा खाना घर का ही पसंद था। बाहर कहीं भी चले जाए दुनिया में, फिर कहते थे वो कि घर का खाने के जैसा कहीं भी खाना नहीं मिलता है। और बाहर रहते थे तो घर की इतनी फिक्र रहती थी वो कि दोनों टाइम सुबह शाम फ़ोन करके और पूछते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुएँ क्या कर रही हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, सबके बारे में जानकारी रखते थे। घर की रहते बाहर थे लेकिन उनका दिल घर में रहता था। लोग कहते हैं कि मैं राहत साहब का वारिस हूँ, राहत साहब की विरासत मुझे मिली, लेकिन मेरे हिसाब से राहत साहब के असली वारिस वो हैं जो उनको पढ़ते रहे हैं, जो उनको सुनते रहे हैं, जो अभी भी उनको पढ़ रहे हैं, जो अभी भी उनको सुन रहे हैं, उनकी शायरी से कुछ सीख रहे हैं, उनकी शायरी से अपनी शायरी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। वो मेरे हिसाब से वो राहत साहब के असली वारिस हैं। शेर कहना और शायरी करने से बड़ा अमल होता है शेर समझने का, शेर समझाने का। राहत साहब का मशहूर ज़माना शेर है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कई लोगों ने इस शेर की वजह से राहत साहब को निशाने पे लिया। उनका शेर का मतलब सीधे सीधे ये था कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में, जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हर कौम का, हर मज़हब के लोगों का हाथ है, सब लोग शामिल थे, सब लोगों ने मिलकर इसको आज़ाद कराया था। और अब जब एक कौम या एक समुदाय पूरे मुल्क को अपनी जागीर समझता है तो उसको अपोज़ करने के लिए और हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए शेर कहा गया था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस शेर का विरोध उन्होंने ही किया जो लोग अपनी जागीर समझते हैं हिंदुस्तान को, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक ही समुदाय का या सिर्फ एक ही धर्म का है। उन्हीं लोगों ने इस शेर को निशाना बनाया, उन्हीं लोगों ने इस शेर के ख़िलाफ़, राहत साहब के ख़िलाफ़ बयानबाजी की। लेकिन अगर इस शेर को ठीक तरीके से समझा जाए तो सीधे सीधे इसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान जो है सभी का है। आजकल की शायरी पे आ रहा है यहाँ से। आज के दौर में सोशल मीडिया के आने के बाद वैसे तो शायरी एक तरह से धीरे धीरे अपना असर खोती जा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक बार मेरे हिसाब से शायरी को एक बार फिर से जीवन दान मिला है। हालांकि अच्छे शायरों की कद्र कम है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के ज़रिए कम से कम नए लिखने वाले अपनी शायरी को शोकेस कर सकते हैं, लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं। और अच्छी शायरी की खासियत ये होती है कि अच्छा शेर आवारा होता है। अगर शेर अच्छा है तो वो कई दिलों तक पहुंचता है, कई आंखों तक पहुंचता है, कई लफ्ज़ों तक पहुंचता है, कई होंठों तक पहुंचता है। तो अच्छा शेर अगर आएगा तो वो आवारा हो जाएगा और अच्छी शायरी को रोका नहीं जा सकता। आप अपना लिखा कुछ बताएं। मैं लिखता हूँ, असर मुझ पर भी है, मैंने विरासत को मैं संभाल रहा हूँ। लाइब्रेरी की बात जरूर करें। जी, राज साहब जब हम इसी फ्लोर पर रहते थे, राज साहब के इंतकाल के बाद हमने उनकी लाइब्रेरी को ऊपर शिफ्ट किया, उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से रिनोवेट करके हम लोग वापस एक पढ़ाने का माहौल हमारे घर में कायम रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी उर्दू सीख रहे हैं, हम भी थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं, सीखते हैं। तो राज साहब के लोग कहते हैं मैं वारिस हूँ, लेकिन राज साहब के असली वारिस तो वही हैं जो उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं। और मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं मुझ में कोई खूबी नहीं है। अगर मुझे कोई खूबी है, एक छोटी मोटी सी खूबी है, तो बस वो यही है कि मैं राज साहब का बेटा हूँ और मुझे यही मेरी पहचान मुझे पसंद है। और राज साहब का बेटा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उनके कहे के हिसाब से कुछ कहने की कोशिश करूँ। हालांकि मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं उनके बराबर पहुँच पाऊँ, उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि शायरी हमेशा से देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ, तो कुछ लिखता हूँ। तो एक दो शेर आप लोगों के लिए, हालांकि एक मतलब और दो तीन शेर सुनाता हूँ कि जिंदा रहने की लत कायम रखी है, जिंदा रहने की लत कायम रखी है, दुनिया से उम्मीद बहुत कम रखी है। तन्हा रहने की लत कायम रखी है, दुनिया से उम्मीद बहुत कम रखी है। कैसी सर्दी गर्मी बारिश और पतझड़, तेरी याद ही मौसम रखी है। कैसी सर्दी गर्मी बारिश और पतझड़, तेरी याद ही मौसम रखी है। कितनी सज़ाएं भोग रहा हूँ मैं सतलज, कितनी सज़ाएं भोग रहा हूँ मैं सतलज, सर पे खताए बाबा आदम रखी है। तन्हा रहने की लत कायम रखी है, दुनिया से उम्मीद बहुत कम रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसे मुमकिन है कि उनके जाने के बाद आपने उनके मतलब कुछ लिखा ना हो? मैं उनको लेके एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें उनके रिलेटेड कुछ शायरी लिखी हो?
नहीं, राहत साहब का जाने का मैं कभी शौक नहीं मना पाया। मैं रोज़ हर दिन उनके होने का जश्न मनाता हूँ। रोज़ लोगों का इंतकाल होता है, हम लोग उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाते, लेकिन राहत साहब के इंतकाल के इतने टाइम बाद रोज़ कम से कम 1 दर्जन फ़ोन उनके मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल मेरे पास है। लोग कई सैकड़ों लोग रोज़ उनके बारे में उनकी शायरी शेयर करते हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि राहत साहब चले गए। हाँ, उनका जिस्मानी तौर पे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो रहनुमाई उनकी मिलती रहती है उनके शेरों से, उनके वीडियो से। तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि राहत साहब चले गए। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का कुछ हिस्सा चले गया, राहत साहब मौजूद हैं। ਅਦਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਮਾਰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, अपने नाल होंदी बेइंसाफी दी जुबान ना मिले, तो शायर दा शेयर ही मुकम्मल पैगाम होंदा है। असहनशीलता दे इस दौर अंदर राहत इंदौरी साहब पैगाम ही ता सन। शायर मरहूम हो सकता है पर महरूम नहीं हो सकता। राहत दिलां दी राहत हन। इस अजब गजब दुनिया नूं राहत ही ता चाहिदी है आखिर।